तो भाई गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग अब ज़रा सम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास 11th के लेक्चर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन टर्म से फैमिलियर होंगे, लाइक मोलैरिटी, मोलैलिटी एक्सेट्रा वगैरह। पहली चीज़ क्या हम लोग रीड करने वाले हैं ये हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अर्लियर के वीडियोज़ में हमने बहुत सारी बातों को बता दिया है। अब ज़रा आगे की एक बातों को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमारा सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है उनको हम लोग यहाँ एक्सप्लेन करेंगे कि वो एक्चुअली होता क्या है। तो आइए ज़रा हम लोग अपने वाइट बोर्ड की तरफ देखिए। तो टॉपिक का नाम ही है रिएक्शन इन सॉल्यूशन। क्या है स्टेटमेंट, पहले ज़रा उसे हम लोग रीड करते हैं। तो बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो सॉल्यूशन के अंदर टेक्स प्लेस होते हैं। देयर आर मेनी रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस इन सॉल्यूशन। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट आएगा, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या है? तो जिसे हम लोग डिसॉल्व करते हैं, या एक हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट होता है कि जो प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट होता है, और सॉल्वेंट जिसमें हम लोग सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं या जो लार्जर अमाउंट पे प्रेजेंट होता है। हम लोगों ने उस चीज़ों को एक एग्जाम्पल से समझा है। जैसे हमारे पास है एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन। इसका मतलब हो गया कि एक्वस मतलब वाटर, वाटर हमारा सॉल्वेंट है और वाटर के अंदर ग्लूकोज को डिसॉल्व किया गया है, तो ग्लूकोज हमारा सॉल्यूट हो गया। क्लियर? अब ज़रा अगली एक बात बता रहे हैं, उससे पहले केयरफुली सुन लीजिएगा। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन given amount of solvent or given amount of solution is termed as concentration of solution। फिर से एक बार बोल रहे हैं, सुनिएगा। सॉल्यूट का अमाउंट जो सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है, इसे ही हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर है? बातें समझ में आ गई? देखिए, वही चीज़ जो हमने आपको बोला था उसी चीज़ को हमने डिफाइंड कर दिया है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन इज टर्म्ड एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? यहां तक की बातें समझ में आ गई? मतलब पहली चीज़ तो ब्रेन में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हम लोग एक्चुअली स्टडी क्या कर रहे हैं। ठीक है? तो पहली चीज़, अब अगर आप एक्चुअल मानिए तो आपका 11th यहीं से स्टार्ट होता है। अर्लियर जितने कॉन्सेप्ट्स थे वो आपने अर्लियर 9th 10th वगैरह में पढ़ा होगा। तो हम लोग स्टडी क्या कर रहे हैं, पहली चीज़ तो ब्रेन में ये क्लियर होना चाहिए। तो हमने आपको बताया कि भाई बहुत सारे रिएक्शंस हैं वो सॉल्यूशन के अंदर टेक्स प्लेस होते हैं। तो अगर वो केमिकल रिएक्शंस हमारे सॉल्यूशन के अंदर टेक्स प्लेस हो रहे हो तो उनमें सॉल्यूट की अमाउंट को डिटरमिन करने के लिए हम लोगों ने एक नया टर्म कॉन्सेंट्रेशन को कंफर्म किया था या कॉन्सेंट्रेशन को डिस्कवर किया था। क्लियर है? फिर हमने कॉन्सेंट्रेशन को अपने यहाँ वेल डिफाइंड किया है। फिर आगे अब हमने टॉपिक का नाम आपको दिया, मेथड टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन टर्म। आखिर कॉन्सेंट्रेशन टर्म को एक्सप्रेस करने का क्या क्या वे है, क्या क्या तरीका है, उसी का एक और नाम होता है मूल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन। क्लियर? तो क्या क्या वेज हैं, पहले ज़रा हम इसे जान जाएं। तो हमारा पहला वे होता है मोलैरिटी। मोलैरिटी, इसे हम लोग मूलर भी बोलते हैं। डिनोट बड़े एम से किया जाता है, कैप्सन। सेकेंड, मोलैलिटी, इसे मूलर भी बोला जाता है, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तीसरा, नॉर्मलिटी, इसे नॉर्मल भी बोलते हैं, डिनोट बड़े एन से करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मोल फ्रैक्शन,
इसे हम लोग डिनोट काई एक्स की तरह करते हैं। फिर हम लोग का आता है फॉर्मेलिटी, फिर हम लोग का आता है इसके बाद पार्ट्स पर मिलियन, शॉर्टकट इसे हम लोग पीपीएम बोलते हैं। फिर हम लोग का आता है उसके बाद परसेंटेज। अब परसेंटेज में हम लोग आते हैं तो परसेंटेज में हम लोग का फिर W/W, अभी बताएंगे क्या होता है, W/V, V/V या V/W। ये इतनी वेज हैं हम लोगों को जिससे हम लोग एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म को एक्सप्रेस करते हैं। मोलैरिटी मोलर के नाम से जाना जाता है, मोलैलिटी मोलल के नाम से जाना जाता है, नॉर्मलिटी नॉर्मल के नाम से जाना जाता है, मोल फ्रैक्शन कैसे डिनोट करते हैं, एक्स की तरह लिखते हैं, फॉर्मेलिटी पार्ट्स पर मिलियन और परसेंटेज कंपोजिशन। इसमें सिर्फ एक रिक्वेस्ट अभी हमारी है कि हम दो चीज़ें हैं उसे अभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, अभी हमें ज़रूरत भी नहीं आएगी इन दो चीज़ों का, एक तो नॉर्मलिटी और एक फॉर्मेलिटी। ये पूरा नॉर्मलिटी और फॉर्मेलिटी पर हमारा एक चैप्टर ही है जिसमें हम लोग नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी एंड इक्विवेलेंट वेट, वहीं हम लोग टाइट्रेशन वगैरह, इक्विवेलेंट वेट वगैरह सारी चीज़ें सीखते हैं। मतलब इन दो चीज़ों को हमने एक सेगमेंट से हटा करके एक नया सेगमेंट ही फॉर्म कर लिया है। वैसे अभी नॉर्मलिटी समझ में भी नहीं आएगा आपको, क्योंकि ये रेडॉक्स बेस्ड होता है। मतलब रेडॉक्स का आइडिया होना चाहिए, रेडॉक्स के आइडिया के लिए केमिकल बॉन्डिंग का आइडिया होना ज़रूरी है। क्लियर है? तो बढ़ा जाए अब आगे। अब एक एक कर हम अपनी सारी बातों को समझते हैं कि भाई है क्या। तो पहली चीज़ हम लोग मोलैरिटी से स्टार्ट होते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म के पहले टर्म मोलैरिटी से कर रहे हैं, समझते हैं मोलैरिटी को। तो हम लोग उल्टा ज़रा पहले यूनिट को पकड़ते हैं, यूनिट से इसे डिफाइन करते हैं, फिर उसकी मीनिंग समझते हैं। मान लीजिए हमें दे दिया 5 मोलर एक्वस CH3OH, एक्वस CH3OH है तो सॉल्यूशन तो होगा, बड़ा एम है तो मोलर ही होगा। अब इसका मीनिंग हम बता रहे हैं वो सुनिएगा। 5 मोल सॉल्यूट, अच्छा बोलेगा कि यहां सॉल्यूट है सर CH3OH इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में मिथाइल अल्कोहल के 5 मोल प्रेजेंट हैं। मतलब यूनिट की अगर आप बात करो तो बच्चा बोलेगा कि सर इसका यूनिट आ गया मोल पर लीटर। मोल किसका? सॉल्यूट का। लीटर किसका? सॉल्यूशन का। मतलब मोलर जो हमारा होता है वो मोल पर लीटर होता है। मतलब कहीं अगर हम बोले 2.5 मोलर एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन तो आप बोलिएगा कि सर 2.5 मोल ग्लूकोज 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है हमारा। क्लियर है? शायद बातें समझ में नहीं आई। क्लियर है ना? तो अब जरा आइए हम लोग मोलैरिटी का फॉर्मूला बनाते हैं। तो हमारा होता है N इज इक्वल टू mv। N क्या है? तो मूल है किसका? सॉल्यूट का। M क्या है? तो मोलैरिटी है। और V क्या है? तो V हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है लीटर में। क्लियर है? अगर मान लीजिए आप मिलीमोल्स ले रहे हो सॉल्यूट का तो घबराना नहीं है, आप यहां मोलैरिटी यूज कीजिए इनटू वॉल्यूम मिलीलीटर सॉल्यूशन। उम्मीद कर रहे हैं बातें समझ में आ गई होंगी यहां तक।
मतलब हमारा एक स्टेटमेंट आ गया कि भाई दो मूल Na2CO3 है और 2 मोलर एक्वस Na2CO3 है। मतलब बताइए, तो आप बोलिएगा कि यहाँ 2 मूल Na2CO3 प्रेजेंट है पहले केस में, ये तो पता है, लेकिन दूसरे केस में 2 मूल Na2CO3 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। यहाँ कितने वॉल्यूम में है ये हमको पता नहीं है, सिर्फ 2 मूल Na2CO3 का है ये हम जान रहे हैं, लेकिन सेकंड वाले में हम बता सकते हैं कि हमारा जो 2 मूल Na2CO3 प्रेजेंट है वो एक्चुअली 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। होपफुली बातें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक अगली बात जरा बहुत केयरफुली सुनिएगा, यह मोलैरिटी का एक डिसएडवांटेजेस भी होता है कि मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर होता है। और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो मोलैरिटी कम जाएगा। हम और आप अपने घर में रोज भी इसे ऑब्जर्व करते हैं। कैसे? तो आइए जरा देखा जाए। जैसे हमने 1 ग्लास ठंडा पानी लिया और मान लीजिए उसमें 4 चम्मच चीनी डिजॉल्व हो गया, वो मैक्सिमम अमाउंट है 4 चम्मच। अब चीनी फर्दर डिजॉल्व नहीं होगा। मान लीजिए 4 चम्मच चीनी को हमने ले लिया 4 मूलर, माने 1 चम्मच को हम 1 मूलर अगर मान रहे हो तो हमने 4 मूलर चीनी उसमें डाल दिया। अब हमारा चीनी मैक्सिमम डिजॉल्व हो गया, मतलब वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। अब उसकी जितनी मिठास है वो हमें मिल रही है। अब उस पानी को हमने थोड़ा हॉट कर दिया। अब आप क्या ऑब्जर्व करते होइएगा कि उसमें 1 आध 2 चम्मच और चीनी डिजॉल्व हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने से पहले जो हमारा चीनी डिजॉल्व हो रहा था उससे अब मोर अमाउंट ऑफ चीनी डिजॉल्व हो रहा है। मतलब गर्म टेम्परेचर पहले के रिस्पेक्ट में अनसैचुरेटेड हो गया। बच्चे बोलते हैं कि सर ऐसा होता क्यों है? तो एक्चुअली जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर और वॉल्यूम डिपेंडेंट फैक्टर हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम है वो एक्सपैंड होती है। एक्सपांसन के कारण उनमें फर्दर चीनी के क्रिस्टल्स डिजॉल्व हो सकते हैं। तो दैट इज वाई आप याद रखिएगा कि आप जब कभी भी टेम्परेचर इंक्रीज करोगे एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड बन जाता है। मतलब पहले वो जितना मीठा था अब फर्दर उसमें सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं हो सकते, लेकिन टेम्परेचर के बढ़ाने से हमारा और फर्दर सॉल्यूट के अमाउंट डिजॉल्व किए जा सकते हैं। यह एक तरीके से इसके डिसएडवांटेजेस भी है मोलैरिटी का। सेकेंड एक चीज और, मोलैरिटी एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं होता। मोलैरिटी जो है हमारा वो एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है, जुड़ता नहीं है। बच्चे ने बोला कि इसका क्या मतलब है सर, जरा बताइए। तो ये से भी हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, न ये एडिटिव है न ये सब्ट्रैक्टिव है। कहने का मतलब बच्चे ने बोला कि सर इसका मीनिंग क्या है। हाँ, तो आइए हम लोग बात कर रहे थे कि मोलैरिटी एक एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है। इसे हम लोग अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं। कैसे? तो आइए ज़रा ऑब्जर्व करें। मान लीजिए हमने चाय बनाया और 2 कप में चाय है। अब हम क्या करते हैं कि उस दोनों कप के चाय को एक जगह कलेक्ट करके एक बड़े कप में डाल दिए। ऐसा थोड़ी होता है कि चाय की मिठास पहले जितनी थी, जब आपने दोनों कप के चाय को ऐड किया है तो चाय का मिठास दोगुना हो गया है। ऐसा तो होता नहीं है। जितना मीठा वो स्मॉल कप में था उतना ही मीठा अब वो बड़े कप में भी होगा। और मिठास, तीखा, यही सब चीज कॉन्सेंट्रेशन है। चाय कितना मीठा है, चाय कितना मीठा है मतलब कितनी चीनी आपने दूध या पानी के अंदर डिजॉल्व किया है। तो अमाउंट ऑफ चीनी वो सॉल्यूट है हमारा। क्लियर? तो भाई ये बच्चे पूछते हैं कि ठीक है सर, मान गया आपकी बात कि इट इज नॉट एन एडिटिव प्रॉपर्टी। तो मान लीजिए हम लोग को फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालना है, तो हम लोग फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैसे निकालेंगे? जैसे हमने 2 कप को ऐड कर दिया तो चलिए वहाँ तो हमारा दोनों का जो है सो वो स्वीटनेस बराबर ही रह गया। तो हमको पहले पता था कि अगर वो 4 मूलर है और उसी का दूसरा भी 4 मूलर है तो हमारा जो रिजल्टेंट चाय है वो 4 मूलर ही मीठा है। लेकिन मान लीजिए कि सर हम एक 2 मूलर वाले चाय को और एक हम 3 मूलर वाले चाय को मिला दिए। अब जो हमारा नया चाय होगा सर वो कितना मीठा होगा, ये कैसे पता लगेगा? तो आइए जरा देखा जाए। तो मान लीजिए
हमने ले लिया कि एक मोलर टी है 100 मिलीलीटर और एक मोलर है 100 मिलीलीटर। हम देखिए बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, उनको ये 100 मिलीलीटर शायद वो कप का वॉल्यूम लगने लग जाता है, ये कप की वॉल्यूम नहीं है। तो आइए, ये 100 मिलीलीटर हमारे सॉल्यूशन की वॉल्यूम है, कप का वॉल्यूम नहीं है। हम लोग स्टार्टिंग से ही बोलते आ रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? तो हम लोग ये काम करते हैं, इस इंफॉर्मेशन से मोल निकाल लेते हैं। तो आइए निकालते हैं मोल। तो हम लोग मिली मोल से निकाल लें। तो मिली मोल्स फर्स्ट केस में हमारा आ जाएगा N बराबर mv फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, तो m है 1, तो आ गया 100 मिलीमोल्स, और फिर यहां निकालते हैं मिलीमोल्स तो वो भी आएगा 100। मोल इज एन एडिटिव प्रॉपर्टी, तो दोनों को जब मिलाओगे तो मिलीमोल टोटल आएगा 200। वॉल्यूम भी एडिटिव प्रॉपर्टी होता है, तो वॉल्यूम टोटल जो हमारा आएगा वो भी 200 मिलीलीटर आ जाएगा। तो अब हम लोग रिजल्टेंट पर लगाते हैं ये फॉर्मूला, तो मिलीमोल टोटल 200, नई मोलरिटी वॉल्यूम 200, दिस इम्प्लाइज नया मोलरिटी, एक मोलर ही रह गया, मतलब वो चाय वाला एग्जाम्पल कंफर्म हो गया कि क्यों चाय की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हुई। अब एक ने बोला कि एक दूसरे घर से सर चाय बन के आया है, वो 1 मोलर का है, और मान लो हमने बनाया सर, हमने बहुत मीठा कर दिया 4 मोलर। हमारा जो सर वॉल्यूम है वो 100 है, और मान लीजिए सर इसका जो वॉल्यूम है वो सर 300 मिलीलीटर है। अब हमने मिक्स कर दिया सर, तो नई मोलैरिटी क्या आएगी, तो हम बोले कि चलो ये वाला तो 100 ही रहेगा, ये 4 × 300, तो ये हमारा आ जाएगा 1200 मिलीमोल। मिलीमोल्स टोटल निकालने हम लोग, कोई दिक्कत है क्या? तो मिलीमोल्स टोटल अगर आप निकालोगे तो ये हमारा आ जाएगा 1300। वॉल्यूम टोटल हमारा कितना आ जाएगा, तो बच्चे बोलेंगे कि सर 400 आएगा, हम बोलेंगे बिल्कुल। अब जरा बताइए, n बराबर m भी, ये आपका है 1300 और ये आपका है 400, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू 13/4, मतलब जो नई आपकी कॉन्सेंट्रेशन होगी वो 13/4 मोलर आएगी। क्लियर है? बातें समझ में, मोलैरिटी का टोटल आ गया होगा। क्लियर? अब जैसे मान लीजिए हमें एक न्यूमेरिकल दे दिया कि भाई 4 ग्राम एक्वस NaOH है, 4 ग्राम एक्वस NaOH है इन 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन में, आप इसकी मोलैरिटी फाइंड कीजिए। तो बच्चा बोलेगा n बराबर mv सर, और नंबर ऑफ मोल गिवन मास बाय NaOH का मॉलिक्यूलर मास 40 अर्लियर पढ़ा हुआ है, इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोल यूज किए हो तो वॉल्यूम आपको लीटर वाला यूज करना होगा, 250 × 10⁻³ आप चाहो तो 250/1000 कर लो, 250 4 जा। क्लियर है? अब आ जाइए, तो मोलैरिटी हमारा आ गया 16/40। उम्मीद करें मोलैरिटी पूरा समझ में आ गया होगा कि मोलैरिटी क्या होता है। बढ़े आगे। अब हम लोग सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म मोलैलिटी को समझते हैं। फिर यूनिट से बात करें तो हमारा एक दे दिया 5 मोलर और हमारा एक दे दिया 5 मोलर। स्मॉल m मोलर, बड़ा M मोलर। तो बच्चा बोलेगा कि सर इसका तो, जैसे मान लीजिए एक कॉमन एग्जांपल एक्वस NaCl में है, तो बच्चा बोलेगा कि सर यहाँ तो मतलब हो गया दोनों एक्वस NaCl ही है, तो पहला तो हमारा आ गया 5 मोल NaCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन सर। अब इसका मतलब समझिएगा, 5 मोल NaCl इन 1 kg of solvent।
मतलब अगर आप बोलो तो इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर केजी। मतलब अगर मोलैलिटी का हम फॉर्मूला निकाले तो आप बोलिएगा कि सर मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में। कोई दिक्कत है क्या? अब आइए मोल को हम लोग जरा तोड़ लें तो मोल हमारा होता है वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एक काम करते हैं, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करके नीचे कर देते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्यों अभी 1000 से मल्टीप्लाई किए हैं वो समझ में आएगा। वेट ऑफ सॉल्वेंट इसको ग्राम में कर देते हैं। बताइए केजी को अगर आप ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो बाई 1000 आएगा, वो ऊपर जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। मतलब क्या इसका फॉर्मूला है मोलैलिटी का? दो फॉर्मूला, वो जरा देखिएगा। मान लीजिए साइड आपका कट रहा हो तो हम बोल देते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। आगे हमने कहा कि मोल ऑफ सॉल्यूट को हम लोग तोड़ लिए, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये हमारा मोल बन गया। मोल के लिए इतनी चीजें आ गई। और हम लोग करते क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट को अगर ग्राम में करते तो ऊपर हम लोग 1000 कर देंगे, लेकिन यूनिट वो मोल पर केजी ही रहेगा। क्लियर है? बातें समझ में आ गई? मोलैलिटी का एक एडवांटेजेस होता है कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर नहीं होते, क्योंकि इसमें वॉल्यूम कहीं नहीं आता है। इसलिए हम लोग ज़्यादा प्रेफर्ड करते हैं मोलैलिटी को एज कॉम्पेयर टू मोलैरिटी। बातें यहाँ तक समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया यार, मोलैलिटी स्मॉल m इज इक्वल टू W ऑफ सॉल्यूट बाय m ऑफ सॉल्यूट। m है मोलर मास इनटू 1000 बाय W ऑफ सॉल्वेंट। W है गिवन मास। वैसे ही न्यूमेरिकल हमारा बन जाएगा। जैसे मान लीजिए हमें दे दिया 4 ग्राम aqueous NaOH इन 250 ग्राम वाटर। चलिए निकालते हैं मोलैलिटी। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू 4/40 इंटू 1000 बाय सॉल्वेंट का वेट 250 दिया हुआ है, 4 4 कैंसिल, ये हमारा 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2/5। क्लियर? बातें समझ में आ गई? हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मोलैलिटी और मोलैरिटी के रिलेशन के अमंग दे दिया है आपको। मोलैलिटी और मोलैरिटी और ये मोलैलिटी के अमंग रिलेशन का फॉर्मूला है। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की डेंसिटी जो है वो इज इक्वल टू होती है मोलैरिटी, आगे ब्रैकेट है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो भी सॉल्यूट है उसका मॉलिक्यूलर मास लेना है, डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 1 बाय मोलैलिटी। इससे न्यूमेरिकल कम टाइम में सॉल्व हो जाते हैं। वैसे ट्रेडिशनल वे भी है बड़े मेथड से सॉल्व करना, ये टाइम बचाने का एक फॉर्मूला है आपके पास रेडीमेड। होपफुली यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी। अब अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे के कॉन्सेंट्रेशन टर्म को डिस्कस करेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू।